नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता आदित्य पासवान। चिराग पासवान ने पिछले दिनों जो कहा था कि बिहार में 70 साल में कुछ नहीं हुआ, इसको लेकर के आदित्य पासवान का कहना है कि जो कुछ भी किया है बिहार में कांग्रेस ने किया है, देश में कांग्रेस ने किया है, और इसी कांग्रेस की देन है जो आज मोदी जी बेच रहे हैं। आदित्य पासवान जी, चिराग पासवान ने अगर कहा कि 70 साल में बिहार में कुछ नहीं हुआ तो क्या कुछ गलत कर दिया? अनिल जी, ये बहुत हास्यास्पद है कि एक व्यक्ति जो दूसरी बार लोकसभा के सदस्य हैं और रामविलास पासवान जी के पुत्र, उन्हें अपने प्रदेश की जानकारी नहीं है। अब अगर आप इतिहास के पन्नों में जाएं, इनफैक्ट कोई भी अगर जनता के बीच में जाके कुछ पूर्व की बात करता है तो उसे इतिहास को ठीक से पढ़ना चाहिए पहले, और इतिहास को जानना चाहिए कि आपके प्रदेश का, आपके देश का इतिहास क्या है, तब जानना चाहिए। अगर आप 70 सालों की बात करें तो 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ और 1990 तक मुख्यतः बिहार में कांग्रेस ही सत्ता में रही और कांग्रेस ही शासन करती रही। उस दौर में जो बिहार ने विकास किया वो अभूतपूर्व था, और वो देश विदेश में लोग उसकी जानते हैं उसको, और उसकी चर्चा आज भी है कि 1990 के पहले का दौर जो था वो बिहार क्या क्या था। आप भी मेरी बातों से इनकार नहीं कर सकते हैं कि जब उस दौर में जब विपरीत परिस्थितियां थी, सड़कों का निर्माण उतनी अच्छी तरह से नहीं था, तो बिहार में श्री बाबू की सरकार बनी थी आजादी के बाद। बरौनी का खाद कारखाना बना, संयुक्त बिहार झारखंड जब था तो एचईसी का निर्माण हुआ, चीनी मिलों का निर्माण हुआ, जूट की इंडस्ट्री बहुत बिहार में बहुत जगह थी, बहुत जगह उसकी फैक्ट्रियां थी, फ्लावर्स मिल थे। आप फिर चलेंगे, जब सीमांचल के क्षेत्र में चलेंगे तो आप देखिए आज जो कॉर्न की खेती है, भुट्टे की खेती जिसको बोलते हैं, आज भी वो देश में ईस्टर्न इंडिया में एक बहुत बड़ा हब है वो। उस वक्त भी बहुत 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 बड़े रूप में फ्लरिश करा था। भागलपुर आप आएंगे तो सिल्क उद्योग देखिए, पूरे देश नहीं विदेश में भी इस भागलपुर का नाम होता था सिल्क उद्योग में। तो ये काफी चीजें हुई हैं बिहार में उस दौर में। अब शिक्षा की बात करेंगे तो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है कि संघ लोक सेवा आयोग में बिहार के लड़कों ने हमेशा परचम लहराया अपना, और शिक्षा के मामले में खासकर पटना यूनिवर्सिटी हो गया, दरभंगा यूनिवर्सिटी हो गया, तो ये विख्यात थे, ये पूरे देश में विख्यात थे, और दूर दूर से लोग पटना में पढ़ाई करने के लिए आते थे। और पटना यूनिवर्सिटी का नाम कितना था ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, कोई तो किसी भी लोग थे। आदित्य जी, आप ही की बात से सवाल उठता है कि क्या 90 के दौर के समय और उसके पहले बिहार गुजरात से आगे था? पहली बात। दूसरी बात कि जब बिहार इतना आगे था तो आज अगर बिहार विकास में पीछे रह गया, बिहार में कुछ नहीं है, देश में सबसे अंतिम जो पायदान पर है अन्य राज्यों की तुलना में, तो किसने किया ऐसा? नहीं देखिए, आप पहला तो ये है कि कंपैरिजन किसी स्टेट से नहीं होना चाहिए। जो आपने कहा कि गुजरात, नहीं, तो गुजरात यहाँ बीच में कहां से आ 90 गया? के पहले बिहार का देश हम विदेश आगे में थे नाम था। जी। वैसे इसमें कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता है कि 90 के पहले जो बिहार था वो डिफरेंट बिहार था, और उद्योग की क्या स्थिति थी यहाँ पे, शिक्षा की क्या स्थिति थी, तो ये आप मैं ये नहीं कह कहता हूँ। सकते हैं कि अभी से बढ़िया 90 के पहले था। मॉडर्न चॉकलेट से लेकर के, बरौनी खाद कारखाना से लेकर के, बहुत सारे जूट मिल से लेकर काफी चीजें बिहार में थी जो अब बंद हो गई है। मैं बात वही है, लेकिन आप मेरी बातों को घुमा कर दूसरी तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन नहीं होना चाहिए किसी भी स्टेट का किसी भी स्टेट से। सबके अपने अपने स्टेट के अपने रिसोर्सेज अलग होते हैं, अपनी डेमोग्राफी अलग होती है, तो आप कंपैरिजन किसी स्टेट का किसी से नहीं कर सकते हैं। अभी देखिए, बिहार जब बंटवारा जब हुआ, बिहार झारखंड जब अलग हुए, तो बिहार के पास नेचुरल रिसोर्सेज जीरो था, लैंडलॉक्ड स्टेट हम बन के रह गए। लेकिन एक वरदान हमें था उस वक्त मिला, जो हम चारों तरफ से नदियों से घिरे हुए थे, तो हमारी लैंड बहुत फर्टाइल थी, और उसमें एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्रीज होती है कृषि के मामले में हम बहुत अच्छा करते हैं, इसीलिए और आगे हम कर रहे हैं। और आई एम श्योर कि जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, अभी भी देखिए इन्वेस्टर मीट जो हो रहा है, कल भी था और आज भी है, उसमें कितने लोग आगे आए हैं, खासकर एग्रो बिजनेस में यहाँ पे निवेश करने के लिए, क्योंकि सरकार ने अपनी पॉलिसी बदली है। डेफिनेटली इंडस्ट्रियलाइजेशन जो औद्योगिकरण है बिहार में वो स्लो है अभी, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है, क्योंकि उसमें और चीजें थी जिसमें सरकार लगी हुई थी। हम उस उद्योग की पर भी तरफ आएंगे। आदित्य जी, 18 साल 19 साल नीतीश कुमार की सरकार के बाद आज जो है
वो बिहार बिजनेस कनेक्ट किए हैं, कल से चल रहा है, आज समाप्ति है, और 18-20 साल और राज करेंगे तो शायद कुछ इंडस्ट्री लगे, ऐसा ही लग रहा है। वैसे में 2-3 जो है पीढ़ी गुजर जाएंगी, जवान लोग बूढ़े हो जाएंगे, तब तक ये पॉलिसी बनती रहेगी। 18 साल के बाद नीतीश कुमार को जब जंगल राज से मुक्ति के लिए जनता ने वोट दिया था, जब 2005 में पहली बार आए थे, उस समय क्यों नहीं उद्योगपतियों को बुलाया, उसका क्या असर हुआ, इस पर भी चर्चा करेंगे आदित्य जी आप। नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे। अगर सरकार में देखिए, किसी भी सरकार का प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज होता है। तो कुछ चीजों में पॉजिटिव है तो हो सकता है कुछ चीजों में नेगेटिव भी हो, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं और हमें अगर बिहार की बात करनी है तो बिल्कुल एक न्यूट्रल व्यू पॉइंट से हमें बात करनी होगी। तो अगर कुछ नहीं हुआ है तो उससे सबक लेने की आवश्यकता है और उसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है। अगर हम उस चीज को लेके पकड़ के बैठ के उसके बारे में नेगेटिव बात करेंगे तो उसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा है अनिल जी। हमें उस चीज से सीखने की आवश्यकता है कि ये अगर एक पॉलिसी पे सरकार ध्यान नहीं दी तो उस पे अब देने की जरूरत है। आदित्य जी, एक चीज तो आप मानेंगे, पढ़े लिखे आप व्यक्ति हैं, बिहार में अगर आप और राज्यों की तुलना ही करते हैं तो कई राज्यों से बेहतर है जमीन के मामले में, मौसम के मामले में। जिस प्रकार का यहाँ मौसम है, वैसे में सिर्फ इच्छा की कमी रह गई। नेताओं में अगर इच्छा की कमी नहीं रहती तो आज बिहार देश के अगली पंक्ति वाले राज्यों में रहता, ऊपर से टॉप रहता, न कि नीचे से। तो इस सिर्फ नेताओं के कारण आज जब बिहार से लोग पंजाब जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, गुजरात जाते हैं, मुंबई जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, इसके लिए दोष लोगों का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अभी से लेकर के तमाम पिछले नेताओं का, जिनके पास नीतियां बनाने की थी उन्होंने नीति नहीं बनाया, सिर्फ जनता को यूज किया, जिसके कारण लोग यहाँ पर बकरी की तरह ट्रेनों में जाते हैं दूसरे राज्यों में। नहीं नहीं, देखिए, एक तो है कि ये तो एक जनता को फैसला करना है कि आप किसको वोट कर रहे हैं। अगर आप सही व्यक्ति का चुनाव नहीं करेंगे, सही पार्टी का चुनाव नहीं करेंगे, सही लोगों को, सही पार्टी को सत्ता में स्थान नहीं देंगे, तो आप डेफिनेटली है कि वो सही तरीके से काम नहीं होगा। पहला चीज ये है। दूसरा कि अगर सिर्फ हम नेगेटिव ही बात ही करेंगे अपने स्टेट के बारे में, आप अगर आप कह रहे हैं कि ये नहीं हुआ, पलायन हुआ, तो बहुत सारी चीजें हैं जो पॉजिटिव तरीके से भी बिहार में हुई हैं पिछले 17-18 वर्षों में। ऐसा नहीं है, बिहार आगे आया है बहुत सारे क्षेत्र में। सबसे पहला काम जो हुआ है, अगर उसी को आप यूज कर लेते हैं, नीतीश कुमार ने इतना काम तो जरूर कर दिया है कि बिहार के किसी भी जिले से आप 5 से 6 घंटे में राजधानी पटना पहुंच सकते हैं। सड़कों का जाल फैलाया है, वैसे में निश्चित तौर पर अगर इंडस्ट्री लगेगी तो बिहार में भी विकास होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि बिहार का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अब आज देखिए, आप 2000 पिछले 15-17 वर्षों का बिहार देखिए और आज देखिए कि डेवलपमेंट के मायने किस तरह से बदले हैं। आप छोटी शहरों में जाइए तो आप देखेंगे कि पहले जो 17-18 वर्ष पूर्व जो छोटे शहर जो था, आज डेवलप करके किस तरह से आगे आ गया है। तो बिल्कुल डेवलपमेंट तो हुआ है। सीधे शब्दों में कहिए ना आदित्य जी, आप सरकार में इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि 90 से लेकर के 2005 का जो काल था, विकास ठप रहा, जंगल राज हावी रहा, लालू प्रसाद यादव के काल में जो आया। नहीं, देखिए, 90 के बाद का जो दौर था वो समाजवाद का दौर था और लालू जी समाजवाद के एक बहुत बड़े चेहरे हैं और जो उन्होंने कर दिया वो शायद ही कोई कर पाएगा। जातीय उन्माद फैलाने को आप समाजवाद कर रहे हैं। नहीं, जातीय उन्माद कैसे कहेंगे आप? जो हमारा भाई जो पिछली पंक्ति में बैठा हुआ था, जो शोषित था, जो सामंती व्यवस्था का शिकार था, उसे लालू जी ने आवाज दिया और वो व्यक्ति आज सामंती व्यवस्था से। आपको हिंदुस्तान के किसी राज्य में याद है जहां जातीय नरसंहार हुआ हो? बिहार में ही क्यों हुआ, आप बताएं। मैं आपसे ये प्रश्न करता हूं कि बिहार में ही क्यों हुआ? क्यों बिहार में ही शोषण किया गया पिछड़ी जातियों का, दलितों का, वंचितों का, क्यों किया गया? बात करेंगे तो इंडिया में और पिछड़ी जातियों का शोषण नहीं हुआ किसी राज्य में? अगर शोषण की बात बिहार में ज्यादा हुआ और जब बिहार में जब आप अपनी आवाज को उठाएंगे, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे तो स्वाभाविक है उसको दबाने के लिए मारा पीटा जाएगा, काटा जाएगा। उस दौर में इसलिए वो नरसंहार हुए। आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। माना जाए कि 2005 के बाद जो पिछड़ी जातियां हैं उन पर अत्याचार खत्म हो गया, क्योंकि उसके नीतीश कुमार के राज में तो एक भी जातीय नरसंहार नहीं हुआ, एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ। आप मेरी बात पूरी सुन नहीं रहे हैं। मैं कह रहा हूं क्या कि जो 90 के बाद का जो दौर था वो एक समाजवाद का दौर था। उसमें जो पिछड़े लोग थे, जो वंचित समाज में जो वंचित लोग थे, जो दलित थे, जिन्हें मौका नहीं मिलता था, बोलने का अधिकार नहीं था,
उन्हें बोलने का अधिकार मिला और आज वो मुख्य धारा से लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और आप आज स्टेट की प्रगति में, देश की प्रगति में एक बड़ा योगदान दे रहे हैं। जो लड़के पढ़ नहीं पाते थे, पढ़ाई करके आज वो आगे अगली पंक्ति में आने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत सारे लड़के अच्छे जगह वेल प्लेस्ड हैं। तो अपने तरीके से वो स्टेट का और देश के प्रगति में योगदान दे रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है? और 2005 के बाद जब नीतीश जी जब सत्ता में आए तो डेफिनेटली बिहार में चेंज हुआ। ऐसा तो नहीं है कि कोई कह सकता है कि बिहार में चेंज नहीं हुआ। आप 2005 के पहले का आप जो दौर बोल रहे हैं, चलिए माना 90 से 2005 के बीच का दौर को देखिए और 90 से 2005 के और 2005 से अभी का बिहार देखिए, तो आपको चेंजेस नहीं दिखता है क्या? और उन्हीं सिर्फ 2005 से 2010 में ही चेंजेस नजर आया था। नहीं, ऐसा नहीं है। और लेट मी कंप्लीट। उन्हीं लालू प्रसाद जी के सुपुत्र बिहार के अभी उप मुख्यमंत्री हैं श्री तेजस्वी प्रसाद जी, उन्होंने जो वादा किया आप चुनाव में कि नौकरियां देंगे, क्या वो नौकरियां आज मिल नहीं रही हैं लड़कों को? आज बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, वहां के लोग, वहां के बच्चे आकर के यहाँ बिहार में नौकरियां पा रहे हैं। तो पूरे देश के बच्चे आप कह सकते हैं, पूरे देश के बच्चे यहाँ आए हैं, उनको नौकरी मिली है, इसमें कोई शक नहीं है। एक पॉजिटिव चेंज की तरफ जरूर डेफिनेटली बिहार आगे बढ़ा है। मान सकते हैं ये कि उसकी स्पीड कम है, क्योंकि स्पीड कम होने का बहुत सारा रीजन होता है। रिसोर्सेज की कमी होती है। बिहार के पास वो स्पेशल पैकेज का जो मांग हुआ है शुरू से, वो नहीं मिल पाया है अभी। तो अगर वो स्पेशल पैकेज मिलता तो आई एम श्योर कि डेफिनेटली बिहार वुड हैव ग्रोन मच फास्टर, ज्यादा तेज रफ्तार होता। लेकिन आदित्य जी, आप कह रहे हैं कि हम आपको पूरी बात नहीं करने दे रहे। अगर मान लिया जाए कि स्पेशल पैकेज की बात हो, विशेष राज्य के दर्जे की बात हो, तो अगर मोदी बीजेपी दोषी भी है तो ये दूसरे ना दोषी है। पहला दोषी तो फिर कांग्रेस हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस का इतना साल तक राज था आजादी के बाद से। कांग्रेस ने क्यों नहीं दे दिया विशेष राज्य का दर्जा, क्यों नहीं दे दिया विशेष पैकेज? मैं तो वही कह रहा हूं कि पूर्व की बातों से हमें सबक लेना है और उसको एक पॉजिटिव नोट पे ला करके अपने लिए, अपने स्टेट के लिए काम करना होगा। कांग्रेस ने नहीं दिया, आज कांग्रेस की सत्ता नहीं है। अगर मैं ये बोलता रहूंगा कि कांग्रेस ने नहीं दिया, कांग्रेस को दोषी दूंगा या उस समय की सरकार को दोषी दूंगा, तो उससे कोई सोल्यूशन निकलना नहीं है। आज जो सत्ता में है, आपका मानना है ना कि पिछले समय जो गलतियां हुई उसको अब दोहराया नहीं जाए, अब उसको सुधार दिया जाए। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि जो पीछे जो गलतियां हुई उसे दोहराया नहीं जाए। और आज अगर बिहार को जरूरत है, स्पेशल स्टेटस अगर नहीं देते हैं तो आपको बिहार के लिए स्पेशल पैकेज देना चाहिए। 2015 का आप याद कीजिए, जब चुनाव जो हुआ था, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आके अनाउंस किया था कि मैं बिहार को 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख करोड़ का पैकेज दूंगा, वो पैकेज आज तक बिहार में नहीं आया। कम संसाधन में, सीमित संसाधन में बिहार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। तो आप खुद ही बोलिए कि जब अभी प्रॉपर तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार में नहीं है, इन चीजों की शुरुआत की गई है और पॉजिटिव चेंज की तरफ जा रहे हैं हम। अभी देखिए, बिजनेस करंट में ही देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस बिहार में आए हैं और उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए अपने प्लान्स दे रहे हैं, क्योंकि बिहार सरकार ने अपनी पॉलिसी को चेंज किया है। लोग उस तरफ खींचे चले आ रहे हैं और आई एम श्योर कि आने वाले समय में वो चेंजेस आएगा। तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट होना चाहिए। और आज ये हालत है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम चल रही है बिहार में, उसमें भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पार्ट आना है वो भी बहुत रोक के दिया जा रहा है। दोहरापन का व्यवहार किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बिहार में भाजपा भी सरकार में नहीं है। जी, निश्चित तौर पर अगर बिहार को विशेष पैकेज मिले, विशेष राज्य मिले, तो ऐसा कौन बिहारी होगा जिसे खुशी नहीं होगी। बिहार भी विकास की राह पर चल पड़ेगा। लेकिन इसलिए बातें होती है कि इसमें राजनीति हो रही है कि आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश स्तर के नेता है और हम लगातार ये बातें कहते आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे नेताओं में है जिन पर इतने साल तक सार्वजनिक जीवन में रहने के बावजूद एक आरोप नहीं लग सका। ऐसे नेता इंडिया में कम है। मुख्यमंत्री अगर चाहे रहते, पहले जब बीजेपी के साथ थे, तो निश्चित तौर पर विशेष राज्य का दर्जा मिले या नहीं मिले, विशेष पैकेज जरूर मिला रहता। तो जब आप हटते हैं एनडीए के साथ तब आपको याद आती है। इसलिए कहा जाता है कि इसमें राजनीति हो रही। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने तो विशेष पैकेज का जो मांग है वो भाजपा के साथ सरकार रहते हुए भी लगातार इस मांग को उठाया। लेकिन और आपको याद होगा, जब प्रधानमंत्री जी पटना आए थे, बिहार की धरती पे आए थे, उस वक्त भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि बिहार को विशेष दर्जा या विशेष पैकेज मिलना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बिना कोई जवाब दिए हुए वो वापस चले गए। तो आप ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग की थी, जिसे प्रधानमंत्री जी ने नहीं माना। वो भी नहीं माना, जो पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए मांग किया गया था। उसी मंच से पीएम को मान जाना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी उस समय सहयोगी की भूमिका में। जी, तो दोहरापन का व्यवहार हमेशा बिहार के साथ हुआ है और खासकर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए जब ये मांग हुई और उस मांग पर भारतीय जनता पार्टी चुप रही और आज वही लोग
हमेशा आरोप के कटघरे में सरकार को लाते हैं कि डेवलपमेंट बिहार में नहीं हुआ। तो डेवलपमेंट बिहार में नहीं हुआ तो उसके लिए अगर जिम्मेवार माना जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी बराबर की जिम्मेवार है, क्योंकि 17 सालों के उनके मुख्यमंत्री जी के निश्चित तौर पर बीजेपी भी बराबर की जिम्मेवार है, बीजेपी भी बराबर की जिम्मेवार है निश्चित तौर पर। लेकिन सवाल उठता है चिराग पासवान को लेकर के, जो आपने बातें कही, चिराग पासवान जिस प्रकार से लोकप्रिय हो रहे हैं बिहार में, और चिराग ऐसे नेता हैं जो जाति की बात नहीं करते हैं, वो पूरे लोगों की बात करते हैं, पूरे बिहारियों की बात करते हैं। वैसे में उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि चिराग के बारे में कह करके उनके विरोधी भी लोकप्रिय होना चाहते हैं, सुर्खियों में आना चाहते हैं। आदित्य पासवान भी यही कर रहे हैं क्या? पासवानों के नेता चिराग पासवान है, आप भी पासवान है, आपको टेंशन हो रहा है कि चिराग आगे क्यों बढ़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखिए, लोजपा का इतिहास रहा है कि वो अपने परिवार के इर्द-गिर्द रह के राजनीति करती है। लोगों के बीच में जब जाते हैं वो लोग, चाहे वो रामविलास पासवान जी हो, चाहे चिराग पासवान जी हो, पशुपति कुमार पारस हो, जो मुख्यतः लोगों के बीच में रहे, ठीक है? तो ये लोग जब लोगों के बीच में जाते हैं तो बहुत ही फ्लावरी लैंग्वेज में, बहुत ही आप जो बोला था कि बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि हम दलित के लिए हैं, हम बिहार के लिए हैं, हम बिहारियत की बात करते हैं। लेकिन जब सहभागिता देने की बात रही है, आज पिछले 40 वर्षों में देख लीजिए कि जब सत्ता में सहभागिता देने की बात हुई है, पिछली पंक्ति में जो हमारा भाई बैठा हुआ है, चाहे उनका अपना समाज पासवान समाज ही हो या दलित समाज हो, तो सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपना परिवार ही चारों तरफ दिखा। आप देखिए चाहे वो पारस जी हो, रामचंद्र पासवान हो, प्रिंस पासवान हो, चिराग पासवान हो, तो हम कैसे इस चीज को मान लें? आज भी जो उनके तरफ जो घिरे हुए लोग हैं, सारे बाहुबली हैं। और लोजपा में जब रामविलास पासवान जी भी थे, तो अपने परिवार के अलावा उन्होंने किसको जगह दिया? जितने भी बिहार के जाने माने बाहुबली थे, बाहुबलियों की बात करेंगे तो इससे कोई पार्टी अछूती नहीं है। आप कह सकते हैं परिवार की पार्टी, भले आप कहें, आपका कहना काम है। लेकिन उन्होंने इस पर विशेष ध्यान दिया कि किसको आगे बढ़ाएं। जब अपने जिस वोट से आगे बढ़े, वो जो प्यार सम्मान उन्हें मिला और सत्ता के शीर्ष पे रहे। चिराग पासवान भी 2 बार एमपी रहे हैं, लेकिन आज देखिए क्या हाल है। वो सिर्फ अपने प्रदेश को बदनाम करते हैं। बोलिए मैं कहां गलत हूं? जब प्रदेश की बात होती है, अगर आपको प्रदेश में कोई दिक्कत है तो आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई करके विशेष पैकेज दिलाइए बिहार को। आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई करके स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिलाइए बिहार को। ये नहीं कि आप बिहार में और बिहार से बाहर जहां भी रहे, आप अपने प्रदेश की ही बदनामी कीजिए। बदनामी किसकी हो रही है? आज हमारी ही बदनामी हो रही है। अगर बिहार का एक लड़का जो सांसद है और हमेशा लगातार बिहार के बारे में नेगेटिव बात करेगा, तो लोग क्या सोचेंगे? बिहार से बाहर क्या सोचेंगे? तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इसका बहुत बड़ा रीजन है कि जब विरासत में राजनीति मिल जाती है, विरासत में सत्ता मिल जाती है, तो उसका महत्व नहीं रहता है। अपनी सत्ता को बचाने के लिए, लोकप्रियता के लिए बात तो ये बहुत करते हैं, बात बहुत चिकनी बातें करेंगे, लेकिन जब मौका आएगा तो जो करना चाहिए इनको, वो उन्होंने आज तक नहीं किया है। और ये इतिहास गवाह है, कि इन्होंने नहीं किया। मेरे बोलने से क्या होगा? आप किसी से ही पूछिए जो इनका समर्थन करते हैं। चिराग पासवान को थोड़ा इतिहास का ज्ञान लेना चाहिए, यही आप कर रहे हैं। बिल्कुल। जो उन्होंने कहा कि 70 वर्षों तक बिहार में कुछ नहीं हुआ, तो उन्हें इतिहास के पन्नों में जाना चाहिए और बिहार का इतिहास देखना चाहिए कि बिहार में औद्योगिकरण किस स्पीड से हुआ और कब हुआ और कैसे हुआ। और समाजवाद की जो लॉ निकली वो बिहार से ही निकली, और वो कब निकली ये देखना चाहिए। और उसमें आदित्य जी, कल आपने देखा जिस प्रकार से संसद भवन में सुरक्षा में बड़ी चूक की बात सामने आई। क्या माना जाए, जब देश की सबसे बड़ी पंचायत में अगर इस प्रकार की, जो कल्पना नहीं किया जा सकता है, खास करके जब नया संसद भवन बना था उस समय कहा जा रहा था कि सुरक्षा अवैध है, और आपने देखा किस प्रकार से ताश के पत्ते की तरह सुरक्षा व्यवस्था धराशायी हो गई। अगर यही किसी प्लानिंग के तहत, माना कि उन लोगों का कोई बैकग्राउंड नहीं है, हालांकि पुलिस इसमें गहन जांच कर रही है, तमाम जांच एजेंसियां लगी हुई है, स्पीकर ने भी इसे काफी सीरियसली लिया है, लेकिन बात उठता है कि ये हो कैसे गया? संसद में अगर इस प्रकार की बात हो जा रही है, कोई आदमी इस प्रकार से कूद जा रहा है, कहीं ना कहीं सुरक्षा में भारी चूक है। कौन दोषी है, क्या उस पर होगा, क्या कहेंगे आप? अनिल जी, देखिए, इसमें बहुत गहराई से इसमें जाके लोगों को और सरकार को सोचने की आवश्यकता है। पहला तो ये है कि संसद की जो सुरक्षा में चूक हुई, ये बहुत ही अफसोसजनक है और एक बहुत बड़े खतरे की तरफ इसका इशारा है कि आज तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। दूसरा ये है, देखने की आवश्यकता है कि कौन लोग थे वहां पे। ये वही हमारे बच्चे हैं जो रोजगार की तलाश में हैं। ये वही हमारे युवा हैं जो कल हमारे भारत को लीड करेंगे। और
आपने जो वादा किया कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया। आज हमारा बेरोजगार युवा जो है, आज सड़क पे रहने को मजबूर है, नौकरी की तलाश में दर-दर भटक रहा है। तो ये वही बच्चे हैं जिन्होंने ऐसा किया। और आपको याद होगा, जब अंग्रेज सरकार जब आवाज नहीं सुन रही थी, तो शहीद भगत सिंह जी ने भी इसी तरह कुछ किया था कि सरकार के कानों तक अंग्रेजों के कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए वहां पे बम आपकी फेंका। आपकी बेरोजगारी की बात तो मानने लायक है, लेकिन इस प्रकार से अगर आप अपनी बात को ध्यान में लाना चाहेंगे तो ये सब मैं कभी मेरी स्वीकार लेट नहीं मी किया जा कंप्लीट सकता। मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए कि जब जी सरकार नहीं सुनेगी, अलग-अलग प्लेटफॉर्म से लोग, युवा आज सरकार से रोजगार की मांग कर रहे हैं, तो जब सरकार नहीं सुनेगी, तो क्या करेगा युवा आज का? क्या करेगा? और मेरा आपके माध्यम से कहना यह है कि इन युवाओं को सजा के बिना वार्निंग देकर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये यही युवा जो है, जो हमारे कल की बागडोर को संभालेंगे। तो इन्हें दंडित नहीं करना चाहिए, इन्हें वार्निंग देकर के छोड़ना चाहिए। पूरी ये तरह से और जांच अगर होती है, इनका कोई बैकग्राउंड इस प्रकार का नहीं है, क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, तो इनको छोड़ देना कोई चाहिए, यही क्रिमिनल कहना है। बैकग्राउंड नहीं है। और आप देखिए, अगर अगर इसमें कोई मुसलमान बच्चा अगर होता तो आज पूरा ये सरकार, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे आतंकवादी साबित कर देती और पूरे केस को मोड़ देती। आज नहीं, बताइए क्यों आतंकवादी साबित करना नॉर्मल आदमी को इतना आसान नहीं है। बहुत सा इसमें ये है, ऐसा नहीं है कि किसी को आप ऐसा हुआ आतंकवादी है, घोषित कर पूर्व में भी सकते हैं। ऐसा हुआ है ना। पूर्व में भी ऐसा हुआ है कि जो लोग कुछ बोले नहीं है, बयान उन्होंने दिया नहीं, लेकिन उन्हें साबित कर दिया कि वो देश के विरोधी हैं। तो आप जानते हैं कि इस सरकार में ये सब होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए तो आज का युवा आदित्य जाग जी, गया है, अनिल भाई, जी आज का जी युवा जाग गया है। और आप युवाओं का जो प्रॉब्लम है, जो बेरोजगारी देश में है, आज युवाओं को अगर रोजगार देने के लिए अगर सरकार ने कदम नहीं उठाया, तो आने वाले समय में ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। सिर्फ एक शुरुआत है। जी, जगह-जगह बेरोजगारी भारतीय बहुत जनता बड़ा पार्टी के अभिशाप है। जी, आदित्य जी, मेरा आखिरी सवाल है कि आज जो बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 जो हुआ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे थे। क्या लग रहा है कि सिर्फ लोगों का जुटान है, खान पान है, या इससे बिहार को कुछ फायदा मिलेगा? नहीं, डेफिनेटली जो हमने देखा है कल और आज उसका समापन है, तो जिस तरह से लोग जुटे हैं यहाँ पे, ये इस तरह का बिजनेस कनेक्ट जो है ये पहली बार हो रहा है। और देश के मुख्यतः बड़े-बड़े हाउसेज हैं, चाहे वो बजाज हो, डाबर हो, नहीं, बिहार के भी बड़े काफी हाउसेज में आपको डरा दें, जिस अडानी के आप लोग लगातार जो है में बुराई करते हैं, उस अडानी ग्रुप ने कई हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट का यहाँ प्रस्ताव रखा है और कई सौ करोड़ कर चुके हैं। नहीं, हम देखिए, हम पॉलिसी का विरोध करते हैं, किसी व्यक्ति का विरोध नहीं है, पॉलिसी का विरोध है। अगर बिहार सरकार अपने पॉलिसीज के माध्यम से बिना कोई नियम के अनदेखी किए हुए किसी को अगर काम देती है, जिससे बिहार की प्रॉस्पेरिटी हो, बिहार आगे बढ़े, तो किसी को क्या दिक्कत होगा, चाहे वो अदानी हो, अंबानी हो या कोई भी हो। अंबानी इसकी तो बिजनेस पहले से बिहार में है, यहाँ पे कोई छुपा हुआ नहीं है। तो उसमें अनदेखी किसी की नहीं होनी चाहिए, तब सही है ये। और जिस तरह से इन्वेस्टर्स लोग का प्रपोजल आया है, आई एम श्योर कि इन द टाइम टू कम, जो आने वाला समय में बिहार में काफी इन्वेस्टमेंट्स होंगे, क्योंकि पॉलिसी चेंजेस हुए हैं। बियाडा ने भी अपनी काफी पॉलिसी चेंज की है, प्लग एंड प्ले की पॉलिसी लाई है। तो उसमें बहुत आने वाला समय बिहार के लिए एक स्वर्णिम जगह समय जरूर लेके आएगा। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता आदित्य पासवान जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर जो आज पटना में कल से लेकर के आज तक देश के बड़े उद्योगपतियों का जुटान हुआ है, निश्चित तौर पर बिहार को इसका फायदा मिलना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संसद में चूक के लिए भी जो कारण जताए हैं, जो कारण बताए आदित्य पासवान ने, उस पर भी गौर करने की बात है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने, बीजेपी ने बिहार को लेकर के जो अभी तक राजनीति की है, इसे आदित्य पासवान ने स्वीकार किया है। और पुरानी बातों को भूल करके निश्चित तौर पर बिहार को विशेष पैकेज मिले, विशेष राज्य अगर नहीं मिल सकता है तो विशेष पैकेज मिलना चाहिए। और चिराग पासवान को इन्होंने सलाह दी है कि जरा इतिहास के पन्ने को टटोलिए, उसको पलटिए और पीछे जाकर के देखिए कि बिहार इसके पहले क्या था। जो आपने कहा था कि 70 सालों से बिहार में कुछ नहीं हुआ है, वैसे में चिराग पासवान को इतिहास पढ़ने की नसीहत दी है आदित्य पासवान। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बैग्स। धन्यवाद सर। एक क्लोजिंग स्टेटमेंट है जी, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट ये है कि आपके माध्यम से मैं पूरे देश के युवाओं को ये संदेश देना चाहूंगा कि कल जो संसद भवन में हुआ, वो एक सुरक्षा में चूक थी और आपका जो गुस्सा था वो आपने दिखाया। तो हमारा आपके माध्यम से पूरे देश के युवाओं को कहना है कि कानून को अपने हाथ में नहीं लें। सरकार अगर नहीं सुनती है तो सरकार को सुनाने के लिए बहुत सारे और तरीके हैं, जिससे आप सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचा सकते हैं। तो इस चीज को जरूर फॉलो करें, क्योंकि अगर आप इस कानून को अपने हाथ में लेंगे तो कहीं ना कहीं से
आपको और आपके परिवारजन को परेशानी होगी। तो एक ऐसा रास्ता इख्तियार करें जिससे कि आपकी आवाज सरकार तक पहुंचे और आपका काम भी हो। देश में जो बेरोजगार हमारे युवा हैं, जो बच्चे हैं, उनको रोजगार मिले। धन्यवाद। जी, थैंक यू निश्चित सो तौर मच। पर इस प्रकार की जो हरकतें हैं इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अपनी बात करने के और भी तरीके हैं। संसद भवन में इस प्रकार की घटना को कोई इसको सही नहीं मान सकता है। धन्यवाद आपका आदित्य जी।